रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। रात 8 बजे जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा क्राइम शो स्टार्ट होता है। तो चैनल अभी नया है, आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मुझे सुनते होंगे, मेरे अगल जो दूसरा चैनल है ट्रू क्राइम सफ़र, उस पर मुझे सुनते ही हैं। तो ये चैनल बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आप लोग को वो क्राइम स्टोरीज सुना सकूँ जो आप लोग वास्तव में सुनना चाहते हैं। क्योंकि अमूमन अगर लेटेस्ट घटनाओं की बात करें तो उसमें अवैध संबंध, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अवैध संबंधों से हटकर कुछ कहानी सुनाओ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को जो कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी की अगर बात करें तो ये कहानी वैसे तो साल 2016 में आई थी, लेकिन इस कहानी को आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। क्योंकि साल 2016 में महाराष्ट्र के अंदर, जो महाराष्ट्र पड़ता है, यहीं पुणे से लगभग 112 किलोमीटर दूर पर एक इलाका पड़ता है, सतारा इलाका। और ये जो सतारा इलाका है, इससे भी लगभग 15 किलोमीटर अंदर जाकर एक पुलिस स्टेशन आता है, वाई पुलिस स्टेशन। और इसी वाई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये जो पूरी घटना हुई थी वो आई थी। दरअसल यहीं पर एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था संतोष पॉल। अच्छा, पॉल नहीं बोल सकते, वो POL लिखते थे, यानी पोल। तो जो संतोष पॉल थे, ये पेशे से डॉक्टर थे और हर कोई इनको पिछले 10-15 सालों से डॉक्टर के रूप में ही जाना करता था। हर कोई इनसे डॉक्टर साहब ही कहकर बात किया करता था। और ये डॉक्टर पोल थे, ये घुटबाड़ेकर एक हॉस्पिटल है, उसमें ये अपनी सर्विस दिया करते थे। और उसके अलावा भी इन्होंने कई ऐसे जगहें थी यहाँ पर इन्होंने अपनी डिस्पेंसरी, अपनी जो क्लिनिक था उसको ओपन किया था। ऐसे ही एक गाँव, डोम गाँव पड़ता है, वहाँ पर भी इन्होंने अपनी डिस्पेंसरी खोली थी। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है और जब इस पूरे घटनाक्रम जो मैं सुनाने वाला हूँ उसका जब खुलासा होता है, तो लोगों को वास्तव में पता चलता है कि जिन्हें वो डॉक्टर पोल कहते हैं, यानी संतोष पॉल, वो तो डॉक्टर हैं ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी इसने लोगों को यही बता के रखा हुआ था कि वो डॉक्टर हैं। जिस हॉस्पिटल में इसने कई साल तक काम किया था, घुटबाड़ेकर हॉस्पिटल, वहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर थे वो बताते हैं कि ये जो व्यक्ति था संतोष पॉल, ये बहुत ज़्यादा काबिल व्यक्ति था। जब कभी भी ऑपरेशन थिएटर में जाता था तो पहला या फिर दूसरा जो हेल्पिंग स्टाफ होता है वो यही हुआ करता था, और एनेस्थीसिया देने का काम भी यही किया करता था। अब दोस्तों, एनेस्थीसिया देना कोई ऐसी आम बात नहीं है। अगर तय मात्रा से ज़्यादा कोई डॉक्टर किसी मरीज़ को एनेस्थीसिया दे दे बेहोशी करने के लिए, तो ये मरीज़ की जान तक ले सकती है। लेकिन चूँकि ये अपने प्रोफेशनल वर्क में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुका था कि एनेस्थीसिया देने का भी काम किया करता था, इसीलिए डॉक्टर्स वगैरह जो थे वो इस संतोष पॉल को यही कहकर बुलाते थे कि बड़ा काबिल व्यक्ति था। लेकिन दोस्तों, बाद में ये पता चला कि ये डॉक्टर था नहीं, इसने बस BEMS कर रखा था। इसके अलावा इसके पास और कोई डिग्री नहीं थी। अब हॉस्पिटल में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद इसने वो हॉस्पिटल छोड़ा और उसके बाद में इसने अपनी डिस्पेंसरी ओपन की। लेकिन उसके अलावा भी संतोष पॉल गांव के अंदर प्रधानी वगैरह के इलेक्शन में लड़ा करता था, यानी गांव का उम्मीदवार था, गांव को रिप्रेजेंट करता था एक तरीके से। और उसके अलावा ये आगे चलकर RTI का मेंबर भी बन गया था। और RTI का ये इस्तेमाल अक्सर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं उनके लिए किया करता था, यानी बस पुलिस के लिए। और ख़बरों में इस तरीके का आया कि इसने कई पुलिस वालों को, उनके जो करप्शन का काम वो करते थे उसको लेकर इन्होंने ब्लैकमेल किया, धमकाया। क्योंकि इसकी जो एंटी ब्यूरो होती है उसमें भी इसकी, एंटी करप्शन जो होती है उसमें भी इसकी जान पहचान थी। साथ के साथ ये गांव में प्रधानी के इलेक्शन वगैरह लड़ता था, थोड़ा बहुत नेतागिरी भी इसकी थी। और कई बार ये धरना प्रदर्शन में भी शामिल हुआ करता था। इस वजह से इसकी उस पूरे इलाके के अंदर अपनी अलग पैठ थी। और यही एक वजह थी कि उस पूरे इलाके में जितने भी पुलिस वाले या फिर जो भी गवर्नमेंट की सर्विस किया करते थे वो इस संतोष पॉल से घबराया करते थे। क्योंकि कब किसको फंसा दे, कब किसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दे, ये किसी को कुछ भी नहीं पता था। ये तो एक महज संतोष पॉल का इंट्रोडक्शन रहा। लेकिन असल में इस कहानी की शुरुआत होती है 15 जून साल 2016 से। 15 जून साल 2016 को जो मैंने थाना बताया, वाई थाना, इसी वाई थाने में कुछ लोग आते हैं और आने के बाद में बताते हैं कि साहब, एक महिला जो कि आंगनवाड़ी में टीचर है, उसका नाम मंगला है, अचानक से वो कहीं गायब हो गई है। अब पुलिस जो थी वो उस मंगला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। अब चूँकि आमतौर पे दोस्तों इस तरीके से देखा जाता है कि अगर मामला ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं होता है या फिर ज़्यादा सोर्सेस वगैरह नहीं होते हैं तो पुलिस उस मामले में बस खाना पूर्ति करके रहने देती है। अब इस मामले में भी ऐसा ही होता है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है
और उसके बाद में बस ऐसे ही इधर उधर थोड़ा सा खाना पूर्ति करती है और थोड़ी सी बस इधर उधर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। अब जब मंगला के घर वाले ये देखते हैं कि पुलिस कुछ खासा कुछ कर नहीं रही है, उसके बाद में मंगला के घर वाले अपने स्तर से पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। मंगला के घर वाले पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कहते हैं कि साहब, हमारे घर की जो महिला मंगला जो गुम हुई है, उसकी नज़दीकियाँ यानी उसका जो टच था ये डॉक्टर पॉल के साथ में था, यानी संतोष पॉल के साथ में, और वो अक्सर संतोष पॉल से अपना इलाज भी करवाया करती थी। अब घर वाले पुलिस को जब इस तरीके की चीज़ें बताते हैं तो पुलिस को कायदे में अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पुलिस की भी अपनी एक अलग मजबूरी थी, क्योंकि जो संतोष पॉल था, क्योंकि वाई थाने का ये मामला था और वाई थाने के जो थाना प्रमुख थे उनको भी संतोष पॉल जो था वो कई बार धमका चुका था, उनके ऊपर भी कुछ इल्ज़ाम लगा चुका था करप्शन के। अब इसलिए पुलिस वालों को ये लगता है कि अगर हम इस मामले में संतोष पॉल को उठाएंगे तो हो सकता है कि लोगों को ये लगे कि संतोष पॉल जो है पुलिस वालों को इस तरीके से परेशान करता है, तो ये बस पुलिस वाले उससे बदला ले रहे हैं। इसलिए पुलिस वाले इस केस में थोड़ा सा और ज़्यादा गहराई तक बहुत ज़्यादा डीप जाना चाहते थे। इसलिए पुलिस वाले थोड़ा सा और इस केस को इन्वेस्टिगेट जब करते हैं तो आखिरकार जब इस मंगला के घर वालों का और कुछ अन्य लोगों का, जो मोहल्ले पड़ोस के लोग रहते हैं, उनका जो प्रेशर लगातार पुलिस वालों के ऊपर पड़ता है, तो पुलिस वाले इस मामले में सबसे पहले जो मंगला थी उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं। और दोस्तों, मंगला जिस दिन गुम हुई थी उस दिन की जो कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता ये चलता है कि लास्ट बार मंगला के फ़ोन पर जो कॉल आया था वो किसी और के नहीं बल्कि संतोष पॉल के मोबाइल नंबर से ही आया था। अब जब कॉल डिटेल में ये पता चलता है कि लास्ट कॉल संतोष पॉल के मोबाइल से आई थी तो पुलिस वालों के लिए इतना काफ़ी था, लिहाजा पुलिस वाले संतोष पॉल को बुलाते हैं पूछताछ के लिए। अब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से पुलिस वालों को जवाब देता है। ये कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, हो सकता है कि दवा या फिर वो मुझसे इलाज कराती थी तो उस सिलसिले में मैंने कॉल किया हो। अच्छा, पुलिस वालों को ये कहकर ये चलता कर देता है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट से ये पुलिस वालों के हर सवाल का जवाब दे रहा था। अच्छा, पुलिस वालों के पास में भी कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे पुलिस वाले इसके साथ में थोड़ी सी सख्ती दिखा पाते या कुछ और उसके बाद में पुलिस वाले इसको जाने देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वालों को संतोष पॉल के ऊपर डाउट था, और एक रीज़न ये भी था कि जो इस थाने के इंचार्ज थे उनको कई बार ये परेशान कर चुका था। तो उन्होंने सोचा कि अगर इस मामले में हम संतोष पॉल को घेर लेते हैं और अगर संतोष पॉल वाकई में इस मामले में इन्वॉल्व हुआ तो फिर इससे हमारा बदला भी हो जाएगा। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो अब इस पूरे मामले में गंभीरता से और गहनता से छानबीन शुरू करते हैं। अब इस केस में पुलिस छानबीन ये करती है कि जो मंगला थी उसके मोबाइल से जो कॉल की गई थी वो आखिर किस डेट में की गई थी। अब उसने तो ये बताया था कि लास्ट बार मैंने उससे कॉल की थी, उसके बाद मैंने मंगला को देखा ही नहीं, और मंगला उसी दिन से गायब हो गई, घर वालों की नज़र में भी और लोगों की भी नज़र में। लेकिन उसके बावजूद भी मंगला के मोबाइल नंबर से लगातार कॉल्स किए जा रहे थे। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि ये कॉल्स किसको किए जा रहे थे और ये नंबर किसके थे। अब पुलिस जब ये इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि एक नंबर ऐसा था कि जिस नंबर पर लगातार कॉल की गई थी, बाद में भी गुम होने के बाद में। अब इस नंबर के बारे में जब डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी ज्योति नाम की नर्स का नंबर है। ये जो नर्स का नंबर निकल के आता है तो यहाँ पर पुलिस वालों को थोड़ा सा डाउट इसलिए भी होता है कि ये जो नर्स थी ये डॉक्टर पॉल की करीबी थी और पिछले कुछ सालों से ये डॉक्टर पॉल की डिस्पेंसरी में एज ए नर्स काम कर रही थी। तो उसके बाद में पुलिस बस ये काम करती है कि डॉक्टर पॉल को इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती है और सीधा सीधा ज्योति को उठा लेती है। अच्छा, उस इलाके में ये भी था कि ज्योति जो है वो डॉक्टर पॉल की गर्लफ्रेंड है। अब ज्योति को उठाकर पुलिस थाने लेके आया जाता है और इससे पूछताछ की जाती है। ज्योति से सिर्फ एक बात पूछी जाती है कि जिस नंबर से कॉल तुम्हें की गई थी वो नंबर मंगला का है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस जगह की लोकेशन तुम्हारी दिखा रही थी उसी जगह की लोकेशन मंगला की दिखा रही थी। तो आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो जब पुलिस ज्योति के ऊपर थोड़ी सी सख्ती दिखाती है, ज्योति चूँकि एक लड़की थी तो बहुत जल्दी ही पुलिस के सामने टूट जाती है और टूटने के बाद में वो बताती है कि दरअसल मंगला का जो फ़ोन है वो मेरे ही पास है और ये फ़ोन मुझे डॉक्टर पॉल ने दिया था। अब जब ये बातें ज्योति पुलिस को बताती है तो पुलिस ज्योति से बस एक ही सवाल पूछती है कि ये बताओ, अच्छा मंगला कहाँ है। तो उसके बाद में ज्योति बताती है कि 15-16 तारीख में डॉक्टर पॉल ने मंगला को ख़त्म कर दिया, यानी उसको मार दिया, उसका मर्डर कर दिया। अब उसके बाद में पुलिस ज्योति से पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि मंगला की डेड बॉडी कहाँ है। तो ज्योति बताती है कि एक गांव है डोम गांव, उसी डोम गांव के अंदर डॉक्टर साहब का फार्म हाउस है और उस फार्म हाउस का एक हिस्सा पोल्ट्री फार्म के रूप में यूज़ होता है। तो उसी पोल्ट्री फार्म के अंदर मंगला की डेड बॉडी को दफना दिया गया है। अब उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो डोम गांव जाते, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की एक टीम जो होती है वो मुंबई के लिए रवाना कर दी जाती है।
अच्छा, टीम मुंबई के लिए इसलिए रवाना की गई थी क्योंकि जो डॉक्टर पॉल था, जब पुलिस ने उससे पहली बार पूछताछ की थी तो वो पुलिस से बचने के लिए भी और वैसे भी वो मुंबई में अपने बहनोई के पास चला जाता है और वो सोचता है कि पुलिस इधर उधर हाथ मारेगी, उसके बाद वो लौट आएगा। अब उधर से इस डॉक्टर पॉल को गिरफ्तार करके पुलिस की एक टीम लेके आती है। लेके आने के बाद में उसका सामना ज्योति से कराया जाता है। अब जब ज्योति से सामना होता है तो डॉक्टर पॉल के पास में और कोई रास्ता नहीं था, लिहाजा पुलिस के सख्ती के सामने डॉक्टर पॉल टूट जाता है। और टूटने के बाद में डॉक्टर पॉल जो कहानी सुनाता है तो सतारा पुलिस स्टेशन के जो पुलिस अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि एक मंगला के मर्डर केस की वजह से या उसकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट लिखाई गई थी उसकी वजह से एक बहुत बड़े वाले सीरियल किलिंग सीक्रेट का पुलिस जो है वो खुलासा करने वाली है। और पुलिस के सामने ये डॉक्टर पॉल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सीरियल किलर बैठा हुआ है। इस तरीके का अंदाज़ा सतारा पुलिस स्टेशन की पुलिस को भी नहीं था। तो सबसे पहली बात जो डॉक्टर पॉल पुलिस को बताता है वो ये बताता है कि हाँ, मैंने मंगला को मारकर डोम गांव में जो उसका फार्म हाउस है वहीं पर पोल्ट्री फार्म जो है उसका उसके अंदर दफना दिया है। अच्छा, जो पोल्ट्री फार्म था ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में था जो उसका फार्म हाउस था और ये उस डॉक्टर का अपना फार्म हाउस नहीं था बल्कि ये महाराष्ट्र सरकार की सिंचाई विभाग की ज़मीन थी जो उसने डरा धमकाकर उस पर कब्जा कर रखा था आरटीआई एक्टिविस्ट बन के। और इसी वजह से उसने वहाँ पर एक रूम बना रखा था और एक हिस्से में उसने पोल्ट्री फार्म खोल रखा था। अच्छा, पोल्ट्री फार्म जो उसने खोला था उसके पीछे भी एक रीज़न था, ये मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। अब उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो इस व्यक्ति को लेकर, इस डॉक्टर पॉल को लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर इसका फार्म हाउस था। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में इससे पूछते हैं कि बताओ डेड बॉडी कहाँ है, क्योंकि जो फार्म हाउस था ये काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में था और पोल्ट्री फार्म भी बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में था। लिहाजा उसके बाद में ये पुलिस को लेकर आगे चलता है। आगे ले जाने के बाद में एक नारियल का पेड़ खड़ा होता है और कहता है कि इसी नारियल के पेड़ के नीचे मंगला की डेड बॉडी है। अच्छा, पुलिस वाले उस नारियल के पेड़ को जैसे तैसे कर मशीन के द्वारा, कटर के द्वारा कटवाते हैं। उसके बाद में गड्ढा किया जाता है। गड्ढा करने के बाद में पुलिस वाले वहाँ से एक कंकाल बरामद करते हैं। कंकाल बरामद करने के बाद में उसे डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाता है और जो भी जांच वगैरह रहती है, जो भी सारी चीज़ें, और जांच में ये पता चल जाता है कि हाँ, ये जो कंकाल है ये किसी और का नहीं बल्कि मंगला का ही है। अभी तक जो बात चल रही थी ये सिर्फ मंगला की बात चल रही थी, लेकिन कुछ बातें ज्योति ने भी पुलिस को ऐसी बताई थी और वहाँ पे जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं उनको भी इस जो व्यक्ति जिसका नाम संतोष पॉल था, डॉक्टर पॉल, इसके कैरेक्टर पर कहीं ना कहीं शक होता है। लिहाजा पुलिस के जो आला अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि इस पूरे इलाके के अंदर जितनी भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई हैं उन सब के बारे में सारा डाटा मुझे चाहिए कि वो गुमशुदगी हुई थी तो उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जब पता लगाया जाता है तो पता ये चलता है कि इस पूरे इलाके से तकरीबन 16 ऐसी महिलाएं थीं जो गायब हुई थीं और इन सारी ही चीज़ों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन थी और वो कॉमन ये थी कि जितनी भी महिलाएं थीं या तो वो अकेले रहती थीं या फिर उनके जो पति थे वो उनके साथ नहीं रहते थे, वो बाहर कहीं रहते थे और जो उनकी पत्नियाँ थीं वो यहाँ पर अकेले रहा करती थीं। उसके बाद में वहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं वापस से फार्म हाउस पहुँचते हैं और वहाँ पर जब नज़र घुमाते हैं तकरीबन 22 जगह नारियल के पेड़ लगाए गए थे। अच्छा, इधर जब ये खबर निकल के आई थी कि मंगला की डेड बॉडी फार्म हाउस से मिली है, पोल्ट्री फार्म से मिली है, डॉक्टर साहब ने उसको मार दिया, तो जो भी महिलाएं गुम हुई थी उनके परिवार के जो लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके घर की महिला को तो कहीं ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब ने मार दिया हो। उसके बाद में सारे लोग इकट्ठा होकर पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में पुलिस से सिर्फ एक बात कहते हैं कि साहब, हमारे घर के जो सदस्य गुम हुए हैं उनको भी तुम ढूंढिए और कहीं ना कहीं ऐसा शक है कहीं डॉक्टर साहब ने तो हमारे घर के सदस्य को नहीं मार दिया। अच्छा, जब पुलिस के ऊपर लगातार चारों तरफ से दबाव और प्रेशर पड़ता है तो पुलिस वाले अब डॉक्टर पॉल से थोड़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं और उसके बाद में जो डॉक्टर पॉल होता है ये पूरी कहानी पुलिस को सुनाता है। उसके बाद में पुलिस वाले इस डॉक्टर पॉल को लेकर वापस से फार्म हाउस पहुंचते हैं और पुलिस वाले पहुंचते हैं, साथ में जेसीबी मशीन भी पहुंचती है। उसके बाद में डॉक्टर पॉल से पूछा जाता है कि अब बताओ, तो डॉक्टर पॉल 5 नारियल के पेड़ की तरफ इशारा करता है। उसके बाद में जेसीबी मशीन से उन 5 नारियल के पेड़ों को खोदा जाता है और वाकई पुलिस को वहाँ से 5 कंकाल प्राप्त होते हैं। इसमें 4 महिलाओं के कंकाल थे और 1 पुरुष का कंकाल था। और दोस्तों, इन कंकालों में एक कंकाल तो ऐसा मिला था कि एक महिला की ऑरेंज रंग की जो साड़ी थी वो उसके कंकाल के साथ में वैसे ही चिपटी हुई थी। उस महिला की पहचान हो गई। बाकी के जो और 6 कंकाल थे उन 6 की शनाख्त भी हो ही जाती है। सबसे पहला कत्ल जो इसने किया था वो साल 2003 में किया था। एक लड़की थी जिसकी उम्र 23 साल के आसपास थी। उसको इस डॉक्टर पॉल से इश्क हो जाता है। उसके बाद में उस लड़की की कहीं और शादी होने वाली होती है। वो इस डॉक्टर पॉल से कहती है कि मुझसे शादी कर लो। अच्छा, डॉक्टर पॉल जो था उसे शादी करने के लिए मना कर देता है
लेकिन उसके बाद भी वो लड़की उसके ऊपर प्रेशर डालती रहती है। जब उसके ऊपर प्रेशर डालती है तो डॉक्टर पॉल उससे कहता है कि ठीक है, हम लोग शादी कर लेंगे, तुम्हारे जितने भी गहने वगैरह हैं सब लेके आ जाओ। वो लड़की वैसा ही करती है, अपने सारे गहने वगैरह उठाती है। उसके बाद में इस डॉक्टर पॉल के पास आ जाती है। अच्छा, डॉक्टर पॉल जो था वो इसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता है और उसके बाद में उस पोल्ट्री फार्म में ले जाकर उसको दफना देता है और उसके ऊपर एक नारियल का पेड़ लगा देता है। इसी तरीके से एक और लड़की, उससे भी इस डॉक्टर पॉल को इश्क हो जाता है। वो लड़की भी इसके ऊपर शादी का प्रेशर डालती है, उसे भी गहने लेकर बुलाता है, उसके बाद में उसे एनेस्थीसिया देता है, उसके ऊपर भी नारियल का पेड़ लगा देता है। इसी तरीके से तीसरी और लड़की, जिसकी मैंने बताया आप लोग को, जो साड़ी उसकी डेड बॉडी से चिपकी हुई मिली थी, वो महिला भी उससे इश्क करने लगी थी। उसको भी उसी तरीके से गहने लेकर बुलाता है और उसके बाद में उसे एनेस्थीसिया देता है और उसके ऊपर भी पेड़ लगा देता है। चौथी वो लड़की थी, वो महिला थी जिसने इस डॉक्टर पॉल को काफ़ी ज़्यादा पैसे उधार दे रखे थे। उसको भी इसी तरीके से बुलाता है, बहाने से उसको एनेस्थीसिया देता है और उसके बाद में उसे ज़िंदा दफना देता है और उसके कब्र पर नारियल का पेड़ लगा देता है। 4 हो गई। 5वीं वो महिला थी जो एक तरीके से थोड़ी बीमार रहती थी। उसको इस डॉक्टर पॉल ने बताया था कि तुम्हें HIV एड्स है और मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, जिसकी वजह से उस महिला से इसने बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठ लिए थे। उसके बाद में जब महिला उसके ऊपर प्रेशर डालती है तो उसके बाद में ये डॉक्टर उसे भी एनेस्थीसिया देकर और उसको उसकी कब्र के ऊपर भी नारियल का पेड़ लगा देता है। अच्छा, इस एनेस्थीसिया की खासियत ये थी, एनेस्थीसिया की खासियत यही होती है कि इंसान को पता सब कुछ होता है कि उसके साथ में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। इंसान के हाथ पैर भारी हो जाते हैं, वो उठते नहीं हैं, लेकिन उसको ये सब कुछ पता होता है कि हमारे साथ में क्या कुछ हो रहा है। जिन 5 महिलाओं को दफनाया गया था और उनकी कब्र के ऊपर नारियल का पेड़ लगाया गया था, उनको बखूबी पता था कि डॉक्टर पॉल हमारे साथ में क्या कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। अच्छा, जिस पुरुष की डेड बॉडी मिली थी, वो पुरुष जो था वो डोम गांव के अंदर ही उसकी सुनार की दुकान थी, जेबर की, और उससे इसने काफ़ी ज़्यादा उधारी ले ली थी। अब वो जो सुनार था वो इस डॉक्टर से पैसे मांग रहा था। डॉक्टर पैसे देने में आनाकानी कर रहा था तो वो पुलिस में जाने की धमकी दे रहा था। और इसी बीच में वो जो सुनार था वो बीमार हो जाता है। सुनार जब बीमार होता है तो उस समय डॉक्टर पॉल इससे कहता है कि आ जाओ मेरे फार्म हाउस पे, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम्हारे अच्छे से इलाज कर दूंगा। बेचारा सुनार वहाँ पर चला जाता है। उसके बाद में ये डॉक्टर पॉल उसको भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता है, उसको भी जिंदा दफनाता है और उसकी कब्र पे भी नारियल का पेड़ लगा देता है। अच्छा, पुलिस जब इससे पूछताछ कर रही थी तो पुलिस की पूछताछ में इसने बहुत हैरान कर देने वाली एक चीज़ बताई। ये किसी का मर्डर यूं ही नहीं करता था, बल्कि मर्डर करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग करता था। वो दिन भी चुन लिया करता था, मरने वाला व्यक्ति कौन है उसका भी चुन लिया करता था, किस तरीके से मारना है वो सारी चीज़ें भी डिसाइड कर लिया करता था। लेकिन उससे भी पहले वो उस पोल्ट्री फार्म में जाकर गड्ढा पहले ही 1-2 दिन पहले ही गड्ढा तैयार कर लिया करता था और वहीं पर एक नारियल का पेड़ भी रख लिया करता था और उसके बाद में मारकर उसे दफना देना, ऊपर से नारियल का पेड़ लगा देना। नारियल का पेड़ सिर्फ इसलिए लगाता था ताकि इसको ये याद रह सके कि उसने कहाँ कहाँ किसको मार के दफनाया है। इसी तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ में सब कुछ करता था। लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही थी, पुलिस की छानबीन चल रही थी। इसी बीच में पुलिस की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है वहाँ पर कि जिससे पुलिस वाले बड़ा हैरत में आ जाते हैं। दरअसल यहीं पर एक और गड्ढा खुदा हुआ था। अब पुलिस वाले जब उस ताज़ा गड्ढे को खुदा हुआ देखते हैं जिसके अंदर ना तो किसी का तरीका का पटान किया गया, एक नारियल के पेड़ को रखा देखते हैं, तो पुलिस वाले ये सोचते हैं कि 6 लोगों को तो इसने मार के यहाँ पर दफना दिया, लेकिन ये 7वां गड्ढा जो इसने खोदा है ये किसके लिए है। तो पुलिस जब इससे वो 7वें गड्ढे के बारे में पूछती है तो ये पुलिस को बताता है कि दरअसल ये 7वां गड्ढा उसने ज्योति के लिए खोदा था। क्योंकि ज्योति जो थी, जब पुलिस ने ज्योति से और इस व्यक्ति यानी पॉल से पूछताछ की थी तो पॉल ने सोचा था कि पुलिस आज मुझसे पूछताछ कर रही है, कल को ज्योति से भी कर सकती है। तो ज्योति कोई महिला है तो वो पुलिस के सामने टूट सकती है और ज्योति को इस पॉल के सारे राज पता थे, क्योंकि ज्योति जो थी वो धीरे धीरे पॉल के नज़दीक आई थी और लास्ट वाला जो मर्डर हुआ था उसमें ज्योति पॉल के ही साथ थी। लिहाजा 7वां गड्ढा जो था उसने ज्योति के लिए खोदा था। लेकिन ज्योति की किस्मत अच्छी थी कि वो लास्ट वाला जो मामला था मंगला वाला वो खुल गया और जिससे ज्योति की जान बच गई। और दोस्तों, इसने जो पोल्ट्री फार्म वहाँ पर खोला था इसने बड़ी चालाकी के साथ में खोला था। पोल्ट्री फार्म इसने इसलिए खोला था कि ये किसी भी तरीके का कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता था, क्योंकि ये सोचता था कि ये चलो डेड बॉडीज़ को दफना दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से कोई बदबू आ गई तो लोग पहचान जाएंगे और वो पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने उस बदबू को काउंटर करने के लिए, उस बदबू को एक तरीके से दूसरी बदबू में छुपाने के लिए इसने पोल्ट्री फार्म खोला था। क्योंकि मुर्गियों के जो एक तरीके से जो पॉटी रहती है या फिर जो भी मुर्गियों के पास से पोल्ट्री फार्म के पास से आप नज़दीक से निकलते हैं तो बदबू आती ही है। तो इसने इसी वजह से वहाँ पर वो पोल्ट्री फार्म खोला था। हालांकि उसके बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी तो पुलिस को ये पता चला था कि कत्ल करने के बाद में इसे बड़ा मज़ा आता था और ये सोचता था कि जिस तरीके से वो कत्ल कर रहा है किसी को इस बारे में भनक तक नहीं है। पूछताछ तो छोड़िए, कोई जानता ही नहीं है कि उसने क्या कुछ किया है।
तो वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, इसलिए वो और ज़्यादा खुश होता था। दूसरी तरफ ये थी कि दोस्तों ये व्यक्ति एक साइको टाइप का हो चुका था कत्ल करते करते। 2003 से इसने कत्ल करना चालू किए थे। हालांकि पूरे इलाके में पुलिस ने छानबीन की थी और पूरे इलाके में जो पूरा पोल्ट्री फार्म का एरिया था उसको पुलिस ने खुदवाया था, तो पुलिस को महज कुछ जगहों से छोटे मोटे कंकाल मिले, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। जबकि उस पूरे इलाके से 16-17 महिलाएं गायब हुई थीं और उस पूरे पोल्ट्री फार्म के अंदर तकरीबन 20 नारियल के पेड़ थे। सारी जगहों को खुदवा लिया था। अब ये मामला जो था कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में हालांकि बीच में ये बातें भी आई कि ये डॉक्टर जो था वो दिमागी तौर से थोड़ा सा सनकी टाइप का था, यानी दिमागी तौर पे कमज़ोर था। लेकिन पुलिस ने साफ तौर से कह दिया कि किसी भी तरीके का कोई दिमागी तौर पे कमज़ोर नहीं था, बल्कि हम ये साबित कर देंगे कि दिमागी तौर पे कमज़ोर नहीं था, बल्कि इसने जितने भी कत्ल किए थे वो सारे के सारे होशो हवास में किए थे। जो लास्ट वाला इसने कत्ल उस सुनार का किया था तो उसके पैसे भी इसने नहीं दिए, और लास्ट टाइम पे जब इसने उसका मर्डर किया तो उससे 20-22 तोले सोना और ऐंठ लिया था, यानी मरने से पहले भी इसने लूटपाट की थी। बहरहाल दोस्तों देखते हैं कि इस केस में क्या फैसला आता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक ऐसा सीरियल किलर था जो मारने के बाद में महिलाओं को उनकी कब्र के ऊपर पेड़ लगा दिया करता था नारियल का। आप लोग इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में रात 8 बजे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।